क्या हमारी खाने की प्लेट पूरी दुनिया का मौसम बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प सवाल को डिकोड करेंगे। भोजन हमारी जिंदगी है, लेकिन क्या यही पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन रहा है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। तो चलिए विज्ञान की नज़र से इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नॉनवेज खाना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है? आज हर बड़ी साइंटिफिक डिबेट में ये सवाल बार बार गूंज रहा है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन तो सिर्फ फैक्ट्रियों या गाड़ियों के धुएं से होता है, लेकिन हमारे खाने और हमारी पृथ्वी की सेहत के बीच का ये कनेक्शन अब एक बहुत बड़ी स्टडी का विषय बन चुका है। आज हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और साइंस के आधार पर सच का पता लगाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के औसत तापमान का लगातार बढ़ना, ये सिर्फ कुछ डिग्री का खेल नहीं है। ये बढ़ती गर्मी ग्लेशियर पिघला सकती है, समुद्र का जल स्तर बढ़ा सकती है और दुनिया भर के मौसम के पैटर्न को पूरी तरह बदल सकती है। और इसके पीछे हमारे पर्यावरण में हो रहे कुछ खास बदलाव जिम्मेदार हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इस बढ़ती गर्मी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है ग्रीनहाउस गैसों का, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे प्रमुख हैं। ये गैसें हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य कंबल की तरह काम करती हैं। जब सूरज की गर्मी धरती पर आती है तो ये गैसें उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक लेती हैं। अब मन में सवाल आता है कि इसका हमारे खाने से क्या लेना देना है? यही तो असली साइंस है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं मीट इंडस्ट्री की तरफ और पशुपालन के इस विशाल पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर में अरबों, जी हाँ, बिलियंस जानवर सिर्फ भोजन के लिए पाले जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है जो हमारी पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को घेर कर बैठा है। जब किसी भी जीव को इतने अकल्पनीय पैमाने पर पाला जाता है तो उसका सीधा असर धरती के इकोसिस्टम, पानी और जमीन पर पड़ता है। ये पैमाना ही इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है, गाय, भैंस और भेड़ जैसे जानवर जब अपना खाना पचाते हैं तो वे प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस छोड़ते हैं। इसे साइंटिफिक भाषा में एंटेरिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन जब यही प्रोसेस अरबों जानवरों के साथ एक ही समय पर होता है तो ये ग्लोबल एमिशन का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है। अब ये मीथेन गैस कितनी पावरफुल हो सकती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जानवरों से निकलने वाली ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 100 सालों की अवधि में लगभग 25 से 28 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। जी हाँ, हीट को ट्रैप करने के मामले में ये बहुत आगे है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वायुमंडल में मीथेन थोड़ी सी भी हो तो भी ये पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ाने का दम रखती है। लेकिन कहानी सिर्फ गैसों तक ही सीमित नहीं है। मीट प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं। दुनिया भर में, खासकर अमेज़न जैसे विशाल वर्षावनों में, पेड़ों को काटने की एक बहुत बड़ी वजह है जानवरों के लिए चरागाह बनाना। इसके अलावा उन जानवरों का पेट भरने के लिए सोयाबीन जैसे चारे की खेती करना भी एक मुख्य कारण है। ये पर्यावरण के संतुलन पर एक सीधा और बहुत बड़ा प्रहार है। और हम सब जानते हैं कि जंगल कटने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले पेड़ कम हो जाते हैं। ये तो प्रकृति पर दोहरी मार हुई। एक तरफ हम ग्रीन हाउस गैसें बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उन गैसों को सोखने वाले हमारे प्राकृतिक फेफड़े यानी जंगलों को खत्म कर रहे हैं। ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ने से ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अब नजर डालते हैं इस इंडस्ट्री के उस हिस्से पर जो अक्सर छिपा रहता है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। मीट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन बहुत लंबी और पेचीदा होती है, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक, फिर सुपरमार्केट और अंत में हमारी प्लेट तक। इस पूरी यात्रा में ऐसे कई इंडस्ट्रियल स्टेप्स होते हैं जिन्हें पर्यावरण की बहस में अक्सर पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इन सारे लॉजिस्टिक कदमों का नतीजा ये होता है कि वैश्विक प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बड़े बड़े मालवाहक ट्रकों और समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल, कोल्ड स्टोरेज को 24 घंटे चलने वाली बिजली और भारी मशीनों से होने वाली मीट की प्रोसेसिंग, इन सब में बेहिसाब ऊर्जा खर्च होती है और इस पूरी प्रक्रिया का कार्बन फुटप्रिंट जलवायु परिवर्तन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम डेटा की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है।
साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि प्लांट बेस्ड फूड यानी पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन की तुलना में मीट प्रोडक्शन से एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। दालें, सब्जियां या अनाज उगाने में आमतौर पर कम जमीन, कम पानी और काफ़ी कम ऊर्जा लगती है। ये वैज्ञानिक तुलना साफ दिखाती है कि हमारे खाने के अलग अलग विकल्प पर्यावरण पर कितना अलग अलग असर डालते हैं। लेकिन रुकिए, आइए अब बड़ी तस्वीर देखते हैं और दोष के इस संतुलन को समझते हैं। किसी भी मुद्दे को निष्पक्ष तरीके से देखने के लिए ये समझना जरूरी है कि मीट इंडस्ट्री इस पूरी समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ और भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। भारी कारखाने, सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स का बेतहाशा इस्तेमाल। आज भी दुनिया में प्रदूषण और कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा स्रोत कोयला और पेट्रोल डीजल का जलना ही है। तो इस पूरी साइंटिफिक चर्चा के बाद सबसे अहम सवाल यही उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। जब समस्या इतनी बड़ी और उलझी हुई हो तो इसके हल भी प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड होने चाहिए। चलिए देखते हैं कि हम सब मिलकर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर इस दिशा में क्या सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। इसके 3 बहुत ही आसान और असरदार समाधान हैं। पहला, एक संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट लें, जिसमें हर तरह का भोजन शामिल हो। दूसरा, खाने की बर्बादी को कम करें, क्योंकि फेंका हुआ खाना जब कचरे के ढेर में सड़ता है तो वो भी भारी मात्रा में मीथेन गैस बनाता है। और तीसरा, सस्टेनेबल चॉइसेस अपनाएं, यानी हो सके तो स्थानीय स्तर पर उगाए गए खाद्य पदार्थ चुनें ताकि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, नॉनवेज खाना ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण जरूर है, लेकिन ये इकलौता कारण बिल्कुल नहीं है। ये इस बड़ी सी क्लाइमेट पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। हमें समस्या के हर पहलू को देखना होगा। किसी एक चीज पर सारा दोष मढ़ने के बजाय ऊर्जा, परिवहन और कृषि हर संभव क्षेत्र में सुधार की कोशिश करनी होगी। असली बदलाव हमारी चॉइस से आएगा। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही अंततः इस ग्रह का भविष्य और इसकी जलवायु तय करेंगी। तो अब सवाल ये बचता है, कल हमारी प्लेट में जो खाना होगा, क्या वो सिर्फ भूख मिटाएगा या दुनिया का मौसम भी तय करेगा? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और जागरूक बनें।